अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे अरशद शरीफ के केस के हवाले से और दूसरा हम बात करेंगे कुछ उनकी प्रोफाइल के हवाले से। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी उनके हवाले से, तो मैंने ये महसूस किया कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में ठीक नहीं दी गई। तो मैं आप लोगों को जो है वो कुछ बताती चलूँ और उसके बाद हम कुछ बात करेंगे उनके केस के हवाले से भी। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे दो नौजवान सियासतदानों के हवाले से भी, और सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे अरशद शरीफ शहीद के हवाले से। वो 1973 में कराची में पैदा हुए और 22 फरवरी जो है वो उनका यौम पैदाइश था। इसके अलावा उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो कराची से हासिल की। कतर से भी उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम में हिस्सा लिया और उसके बाद रावलपिंडी से अपनी तालीम का जो है वो सिलसिला उनका जुड़ा। गॉर्डन कॉलेज से उन्होंने पढ़ा और उसके बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने मास्टर्स किया। उसके बाद एल्स्टर यूनिवर्सिटी आयरलैंड से इम्तियाज़ी नंबर यानी कि डिस्टिंक्शन के साथ उन्होंने मीडिया स्टडीज़ में मास्टर्स किया। उनकी अंग्रेज़ी बहुत गज़ब की थी और उर्दू भी बहुत बेहतरीन थी, तो उन्होंने आलमी नशरियाती इदारों के साथ भी जो है वो काम किया, जिसमें रॉयटर्स जो है वो शामिल था। उसके साथ जो है उन्होंने डॉन, जिस वक्त इंग्लिश में होता था टीवी, उसमें और डॉन न्यूज़पेपर में भी काम किया। जब वो हेड ऑफ़ न्यूज़ बने तो उन्होंने जो है वो दुनिया न्यूज़, आज न्यूज़ को जो है वो हेड किया और इसके अलावा डॉन न्यूज़ के इस्लामाबाद ब्यूरो को भी हेड किया। तो उनके अंदर जो है वो मल्टी टैलेंटेड स्किल्स थीं और वो ना सिर्फ एक अच्छे सहाफ़ी थे बल्कि अच्छे एडिटर थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनमें बहुत सारी जो है वो खूबियाँ थीं, जिसमें स्पेशली रिपोर्टिंग के हवाले से अगर मैं बताती चलूँ तो उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से जो है वो रिपोर्टिंग की, जिसमें बरतानिया शामिल है, बेल्जियम शामिल है, नॉर्वे शामिल है, फ़्रांस शामिल है, चीन शामिल है और इसके अलावा वॉर ज़ोन जिस तरह के अफ़गानिस्तान को कवर किया और कबायली जो इलाका जात हैं वो उसमें भी गए। अगर आर्मी के ऑपरेशंस की बात करें तो आर्मी के साथ उन्होंने तकरीबन सारे ही ऑपरेशन कवर किए, जिसमें ऑपरेशन राह रास्त, राह निजात, अलमीज़ान और ज़रब-ए-अज़्ब, रद्दुल फ़साद, तमाम ऑपरेशन शामिल थे। सियाचिन को कवर किया, तमाम बॉर्डर्स को कवर किया, चाहे वो मशरक़ी हो या मगरबी हो। इसके साथ जो है वो गवादर भी गए, जहाँ बुलंद-ओ-बाला चोटियाँ, बर्फ़ पड़ी हुई, जो आपको पता है, ऐसी जहाँ पर सर्दी होती है कि खून को जमा दे, वहाँ से लेकर रेगिस्तानों तक गए और उसके अलावा साहिली पट्टियों तक उन्होंने जो है वो कवरेज की। तो एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल सा जो है वो उनका कैरियर रहा। हम दोनों रिश्ता इज़्दिवाज में 11 साल पहले मुंसलिक हुए और वो अपनी पर्सनल लाइफ़ को हमेशा पर्सनल रखते थे और उनको अपनी पर्सनल लाइफ़ पे जो है वो अ, हिट्स लेने का या शोहरत लेने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि हम अपने काम से पहचाने जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए आपने कभी हमें मॉर्निंग शोज़ या इस तरह दीगर शोज़ में भी नहीं देखा होगा, वो नहीं अटेंड करते थे और ना ही मैं अटेंड करती थी। इसके साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि उनको सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी मिला और इसके साथ आगाही अवार्ड मिला। उनको बेहतरीन सहाफ़ी और एंकर होने का जो है वो अवार्ड मिला और वो बहुत शाय इंसान थे, बहुत कम अवार्ड्स रिसीव करते थे और बहुत हमने जो है वो हमारी भी क्या कहना चाहिए पुरज़ोर उसके ऊपर फ़रमाइश के ऊपर वो सदारती तमग़ा लेने गए, वरना आखिरी दम तक वो रिलक्टेंट थे कि ये जो है वो तमग़ा उन्होंने नहीं लेना। दूसरी चीज़ ये कि वो बहुत सेल्फ़लेस थे, जितना कमाते थे उतना ही स्पेंड कर देते थे, चैरिटी कर देते थे। तो मैंने जो उनसे मेरी आखिरी कन्वर्सेशन हुई जब उनको लहद में उतारे जाना था और अल्लाह के सपुर्द हम उन्हें कर रहे थे, तो मैंने उनसे ये कहा कि आपको ये दर्जा जो है वो आपके हक़ गोयाई की वजह से तो मिल ही मिल रहा है, लेकिन शायद आपकी कोई ऐसी चैरिटी भी है जिसने आपको इतना बड़ा जो है वो शहादत का रुतबा और मकाम दिया। बहुत अच्छा उनका एक कैरियर रहा, जिसमें उन्होंने बहुत कामयाबियाँ समेटी। अ, हमेशा जो है वो मालियाती करप्शन के ऊपर काम करते थे या दिफ़ाई अमूर को डिस्कस करते थे। कभी किसी की निजी ज़िंदगी पे या कोई ऐसी चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं की, जो कि आप कॉमनली अब एंकर्स को देखते हैं या कॉलम निगारों या यूट्यूबर्स को देखते हैं कि वो लोगों की पर्सनल लाइफ़ के ऊपर जो है वो अपने वीलॉग करते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, हिट्स लेने की कोशिश करते हैं। अरशद सिर्फ़ मालियाती करप्शन या फिर जो है वो दिफ़ाई अमूर को जो है वो कवर करते थे। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ भी उनकी बहुत गहरी नज़र होती थी।
ऐसी किताबें पढ़ते थे जो कि आलमी तौर पर जो है वो मुसन्निफ़ीन लिखा करते थे और बाहर के मुल्क तक से अपने लिए किताबें ऑर्डर करते थे। उनकी लाइब्रेरी में भी इस वक्त हज़ारों जो है वो किताबें मौजूद हैं, जो कि उनकी मुंतज़र हैं, उनकी राह देख रही हैं, लेकिन उनको हमसे छीन लिया गया। अब इसमें पाकिस्तान, दुबई और कीनिया 3 जो हैं वो ममालिक की एक सलीस बन गई, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है कि आप इस तरह से अपने लिए इंसाफ ले सकें। सबसे पहले तो उनका जीना हराम किया गया पाकिस्तान में, उनको इंतहा का तंग किया गया, हरासानी की गई, तब भी वो चुप रहे। उन्होंने कभी किसी को जो है वो कुछ नहीं कहा। वो ये समझते रहे कि उन्हें अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा, यहाँ तक कि वो मुझे ट्वीट करने से भी मना कर देते थे कि मत लिखना अगर कोई हरासानी हुई है या कुछ हुआ है, ये तमाम मामलात अदालतों में हल हो जाएंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। उसके बाद उनको धमकियां दी गईं कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, और हम सब जो है वो इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए क्योंकि मुसलसल उनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। हमारे घर में लोगों ने घुसने की कोशिश की, उनको मुसलसल जो है वो धमकाया जा रहा था। अचानक से वो जो है उन्होंने फ़ैसला किया कि वो मुल्क से जा रहे हैं, उनका शो ऑफ फेयर करा दिया गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, और उसके बाद जब उनको नौकरी से निकाला गया तो उनका जो चैनल था वो बहाल होना शुरू हो गया मुल्क में। अब जब वो दुबई में पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी उनको नहीं इसलिए रहने दिया गया क्योंकि वो एक ऐसा मकाम था कि जहाँ पे शायद आप किसी सहाफ़ी को उसना टारगेट ना कर सकें। तो वहाँ पर वो कौन लोग हैं और उनको सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने अरशद को आकर ये कहा कि आप ये जगह 24 घंटे के अंदर छोड़ दें वरना आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अरशद एक गैर महफूज जगह पे चले गए। हालांकि उनके पास अज़रबैजान का वीज़ा मौजूद था, लेकिन उन्होंने कीनिया का क्यों इंतखाब किया, ये बात मुझे बहुत जो है वो अजीब सी लगती है। और उन्होंने अपने अहल खाना को इस चीज़ से आगाह नहीं किया कि वो कीनिया में हैं। वहाँ पर जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उनको ऐसे लगा कि उनके ऊपर ख़तरात कम हो गए हैं, तो उन्होंने थोड़ा बाहर शायद निकलना शुरू कर दिया था, इसीलिए उनको टारगेट किया गया। वरना वो कन्फाइंड थे उसी जगह पर, वहीं से वो वीलॉग करते थे क्योंकि उनसे उनके ख़ानदान की किफ़ालत का वाहिद ज़रिया नौकरी भी छीन ली गई थी, और अरशद के पास कोई कारोबार, कोई जहाज़ और कोई बैरून मुल्क जायदादें नहीं थीं कि वो अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर सकते। तो उन्होंने यूट्यूब का रुख किया और उनका आखिरी दिन भी करप्शन का पर्दा चाक करते हुए गुज़रा, और फिर उनको टारगेट किया गया, और ये एक टारगेट असैसिनेशन थी। दूसरी बात जो अहम ये है कि इस केस को कवर अप किया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कीनिया हो। कुछ हलकों ने ये थोड़ी सी रिपोर्ट लीक की, क्योंकि हमसे तो जीआईटी रिपोर्ट नहीं शेयर हुई, ना ही आईपुआ की रिपोर्ट शेयर हुई है। जितनी थोड़ी बहुत मीडिया के ज़रिए से ख़बरें सामने आई तो उससे ये लग रहा है कि इसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस से गलती से ये हो गया और इसके पीछे कोई जो है वो टारगेट किलिंग या असैसिनेशन प्लान नहीं था। तो मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि हज़ारों लोग कीनिया का विज़िट करते होंगे, सफारीज़ में आते होंगे, अफ्रीकन कल्चर देखने आते होंगे, तो सिर्फ अरशद को ही क्यों टारगेट किया गया? और अगर अरशद की गाड़ी को रोकना मकसूद था, तो आप जो है वो फायरिंग टायर की तरफ भी कर सकते थे, और अरशद तो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, तो अरशद की तरफ जो है वो फायर क्यों किया गया? इस चीज़ों से पूरा ये लगता है कि ये पूरा एक प्री प्लान मर्डर था, जिसके लिए जो है वो कीनियन पुलिस को हायर किया गया, और कीनिया की हुकूमत, पुलिस और कोई भी वहाँ का जो फ़र्द है वो हमसे किसी किस्म का भी ताउन नहीं कर रहा, और ना हमें इस चीज़ से आगाह किया जा रहा है कि वहाँ पर अब तक वो जो लोग हैं जो तमाम इस जुर्म में शरीक हैं उनको कोई सज़ा दी भी गई है या नहीं, या वो जेल से बाहर हैं या क्या स्टेटस है, वो इस हवाले से कुछ भी नहीं बता रहे। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो आप सबके सामने है वो भी। अब नेक्स्ट हियरिंग पे जो है वो पता चलेगा कि मामलात किस तरफ जो है वो जा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमें इंसाफ देगा और अरशद शरीफ के कातिलों को पकड़ने में हमारी मदद करेगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कीनिया में हो। तो इस हवाले से जो है एक और भी आपको मैं चीज़ बताती चलूँ कि हमारे पास कीनिया में अभी तक कोई लीगल हेल्प या वकील मौजूद नहीं है जो कि हमें रिप्रेजेंट करे, या फिर अभी तक जो है ये अरशद शरीफ जैसे बड़े सहाफ़ी का कत्ल केस जो है वो अदालत में नहीं गया, और ना ही किसी शख्स को वहाँ पर भी जो है वो सज़ा हुई है। दूसरा मैं आपको ये कहती चलूँ कि कल से परसों से जो ख़बरें आ रही थीं, अब मैंने तो क्योंकि अभी तक रिपोर्ट नहीं उन्होंने शेयर की, ना पब्लिक की है, लेकिन जितनी भी जो सहाफ़ियों के थ्रू हमें पता चला है तो मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है। ये एक टारगेट किलिंग है कि जो अरशद को धमकियाँ पाकिस्तान में मिली, उन पे अमल दरामद जो है वो कीनिया में हुआ।
दूसरा आज मैं ये देख रही थी कि बड़ी लेविश किस्म का अफ्तारी हुई और जलसा हुआ, तो मेरी तो ये गुजारिश है कि अगली बार जलसा करते हुए जो है वो आटे के थैले भी साथ रख लीजिएगा। ज़्यादा लोग आएंगे क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास रोटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स जब आप उनको बिरयानी या लेविश किस्म की अफ्तारी पे बुलाएंगे तो आपके लिए जलसे का पंडाल जो है वो भर जाएगा। और इस तरह ख़ुद को खुश करना जो है वो अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ होता है। गरीब आवाम के जज्बात या गुर्बत के साथ खेलना, इस्तेमाल करना और उन्हें बिरयानी की वजह से जो है वो जलसे में बुलाना बड़ा अफसोसनाक है। और उसके बाद जो हमने वो देखे कि लोग किस तरह से वहाँ पर चीज़ें जो है वो समेट रहे थे, बड़ा दुख हो रहा था क्योंकि गुर्बत है। मैं बिल्कुल उनको कुछ नहीं कहूँगी, उनके पास जब खाने के लिए आटा ही नहीं है, चावल ही नहीं है, अनाज ही नहीं है, तो वो इस तरह करेंगे। तो अगली बार अगर पंडाल को और भरना है या मीनार पाकिस्तान जैसा कामयाब बड़ा जलसा करना है तो आटे का थैला भी एक एक साथ रख लें, इससे ज़्यादा आवाम जो है वो आएगी और फिर आप जो है अपना दिल खुश करने के लिए रोज़े के अंदर भी जो है वो जलसा कर सकती हैं। हालांकि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें इबादत पे फोकस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूरा जो है वो एक महलाती साजिशों पे, इदारों के दरमियान तसादुम पे और सियासत पे पूरा ज़ोर है और इनको अपने रोज़े और इबादत की कोई परवाह नहीं है। जब आप सारा टाइम जलसों में खड़े रहेंगे, तकरीरें करते रहेंगे, तो आप नमाज कुरान रोज़ा किस वक्त करेंगे। खैर चलें, दीन उनका ज़ाती मामला है, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि नेक्स्ट टाइम आटा भी अपने जलसों में ज़रूर दीजिएगा। बिरयानी वाला आइडिया काफ़ी हिट है, बिरयानी वैसे भी लोगों को बहुत पसंद है, इससे आप ज़्यादा क्राउड पुल कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कुछ बरतानिया और स्कॉटलैंड में जो है वो बड़ी नौजवान क़यादत जो है वो सामने आ गई है। बरतानिया की क़यादत का जो अब ताल्लुक़ है वो जो आपको पता है इंडियन नजात बरतानवी है। जो स्कॉटलैंड में हमज़ा यूसुफ जो हैं वो सामने आए हैं, वो पाकिस्तानी नजात जो है वो स्कॉटिश पॉलिटिशियन है। वहाँ पर यंग क़यादत जो है वो संभाल रही है तमाम अमूर को, जबकि पाकिस्तान में जो है वो या तो बुज़ुर्ग ही सारे मामलात देख रहे हैं सियासतदान, या फिर मौरूसी सियासतदान ही सिर्फ आगे आ सकते हैं। चाहे वो सियासतदान जितना मंझा हुआ हो, उसका बच्चा चाहे उसको ना बोलना आता हो, ना उसको बात करने की तमीज़ हो, ना उसकी कोई तालीम हो, ना उसका कोई, बस पापा की प्रिंसेस या प्रिंस होना चाहिए, उसको जो है वो गद्दी मिल जाती है। उसको जिस तरह गद्दी नशीनी मुंतकिल होती है, उसी तरीके से उसको सीट मिल जाती है कि उसी ने पार्टी की क़यादत करनी है और बाकी तमाम सीनियर लोग अपना मुंह देखते रह जाते हैं। तो पाकिस्तान में मौरूसी सियासत ने बेड़ा गर्क किया हुआ है और नाखल्फ किस्म की औलादें सियासतदानों की जो पाकिस्तानियों के ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। जबकि मुझे बरतानिया में ये देख के हैरत हो रही कि वहाँ पर कितना ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच और कितनी एक्सेप्टेंस है तारकीन वतन के लिए भी, कि यूके में अगर आप देखें तो इस वक्त जो है वो दो जो है वो एक पाकिस्तानी निजात और एक हिंदुस्तानी निजात जो है वो रूल कर रहे हैं और वो वहाँ के मामलात को देख रहे हैं। हम भी तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि हम इन मौरूसियत, करप्शन और इन चीज़ों से अपनी जान छुड़वा लें और यहाँ इंसाफ का बोलबाला हो। कितने ही मेरी तरह के लोग होंगे जो इंसाफ की राह तक रहे होंगे। 5 महीने हो गए हैं अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल रहा। हो सकता है किसी माँ को 5 साल या 10 साल या 15 साल से इंसाफ ना मिला हो। तो मुनसिफीन को ये देखना चाहिए कि इंसाफ में ताख़ीर जो है वो मुआशरे के अंदर बुराइयों को जन्म देती है। जल्द इंसाफ करें और लवाहिकीन को इंसाफ दें। अल्लाह हाफ़िज़।